भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह हुआ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 69वें स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया। राज्योत्सव के पहले दिन सैन्य शक्ति और संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। सीएम ने सेना के अत्याधुनिक टैंक और हथियारों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं कार्यक्रम के कलाकारों ने प्रस्तुति भी दी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उत्सव में मलखंब, सांस्कृतिक नृत्य और मिलिट्री बैंड की भी प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर सीएम ने संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का गर्व है। 70वें दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उत्तरोत्तर उन्नति करता जाए, सभी प्रकार के सभी विभागों को साथ लेकर के सभी विकास की संभावनाओं पे हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक तरफ भौतिक अधोसंरचनाओं के लिए भी हम काम कर रहे हैं, तो हमारे गौरवशाली अतीत के पाश्चात्य ऐसे कई उल्लेखनीय खास करके सांस्कृतिक पक्षों पे भी हम काम कर रहे हैं। एक तरफ टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, तो धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ाने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लघु कुटीर उद्योग का भी ध्यान रख रहे हैं, तो हैवी इंडस्ट्रियों का भी ध्यान रख रहे हैं। अर्थात विकास की सभी संभावनाओं पे सरकार काम कर रही है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। इंदौर के हीरानगर पुलिस ने वार्ड 22 से कांग्रेस पार्षद के खिलाफ महिलाओं से अभद्रता, जान से मारने और घर तोड़वाने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज किया। पीड़ित महिला का आरोप है कि वह घर के बाहर खड़े होकर आपस में बात कर रही थी, तभी कांग्रेस पार्षद उन्हें बेवजह गालियां देने लगे। हीरानगर पुलिस के अनुसार रेखा पति दिनेश कुमावत निवासी साईनाथ पैलेस वीणानगर की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि मंगलवार शाम करीब 5 बजे घर की पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से खड़े होकर बात कर रहे थे और तभी राजू भदौरिया वहां आए और आईजीए द्वारा अर्जित भूमि के बोर्ड को ठीक कर रहे थे, तभी महिलाएं वहां देखने लगी और इस दौरान भदौरिया ने अपशब्द कहते हुए आसपास बने मकानों को 8 दिन में तुड़वाने की बात कही। रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी का किसिंग वाले वीडियो को लेकर के कांग्रेस बीजेपी में कार्टून वॉर शुरू हो गया है। एक और कांग्रेस पार्टी सुनील सोनी के आलिंगन का मुद्दा भुनाने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस की कलह को लेकर के हमला बोल रही है। वहीं इस बीच रायपुर दक्षिण उपचुनाव के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने पोस्टर जारी करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। पोस्टर के जरिए कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान का दावा किया गया। पोस्टर में लिखा है कि कांग्रेस का मंत्र जाल बिछाओ ऐसे कि हार जाए आकाश। पोस्टर में लिखा बीजेपी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बीजेपी ने पोस्टर में दोनों पार्टियों के बीच अंतर बताया है। एमपी कांग्रेस में नेताओं की नाराजगी का दौर नहीं थम रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद प्रदेश सचिव मोनू सक्सेना और अमन बजाज ने पद लेने से इंकार कर दिया। कांग्रेस की कार्यकारिणी पर बीजेपी ने तंज भी कसा। भारतीय जनता पार्टी नेता नरेंद्र सलूजा ने एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया और लिखा कि परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। जैसे कमलनाथ, नकुलनाथ, दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, प्रियव्रत सिंह, अरुण यादव, सचिन यादव, राजेंद्र सिंह, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया, लाखन यादव, संजय यादव, सज्जन वर्मा, अभय वर्मा, आसिफ जकी, शबिस्ता जकी। और आपको बता दें कि एमपी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में 84 सचिव और 36 संयुक्त सचिव समेत अब कुल 335 पद अधिकारी हो गए हैं। दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू करने को लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी जंग तेज हो गई है। जहां अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान योजना में बड़ा घोटाला बताया, तो बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली सरकार के हेल्थ मॉडल पर सवाल उठाए। वहीं अब दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू करने के लिए बीजेपी कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि तुच्छ राजनीति के कारण आम आदमी पार्टी की सरकार गरीबों और बुजुर्गों को निःशुल्क उपचार की सुविधा से वंचित कर रही है। इन्हें हक दिलाने के लिए बीजेपी सांसद अदालत की शरण में गए हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के आयुष्मान योजना की घोषणा की है। उन्होंने अपनी मन की वेदना भी सामने रखी कि दिल्ली में इसे लागू नहीं करने की वजह से यहाँ के बुजुर्गों को लाभ नहीं मिल सकेगा। आयुष्मान योजना, मैं नहीं कह रहा, सीएजी का कहना है कि आयुष्मान योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। आयुष्मान योजना कहती है कि आप जब अस्पताल में भर्ती होंगे तब आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारी योजना है वो योजना ये है कि
आपको चाहे सर्दी हो, खांसी हो, ओपीडी में आप जाओ, चाहे भर्ती हो ना भर्ती हो, आपको आईपीडी ओपीडी सबका सारा इलाज फ्री है दिल्ली के अंदर, सब कुछ फ्री है। तो आपको 5 रुपए की क्रोसिन चाहिए या आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का इलाज कराना है, सब कुछ फ्री है। हमारा कोई 5 लाख रुपए तक की लिमिट नहीं है। तो जब हमारा सब कुछ ही फ्री है, दवाइयाँ भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, ओपीडी भी फ्री है, आईपीडी भी फ्री है, अस्पताल में भर्ती हो तब भी फ्री है, केवल डॉक्टर को दिखाने जाओ तब भी फ्री है, तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। सबको आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थी बनाया जाएगा, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी वेदना व्यक्त करते हुए ये साझा करा कि देश के प्रधान सेवक वेस्ट बंगाल और दिल्ली के बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाए। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों राज्य सरकारें द्वेष की राजनीति करती हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहाना बनाया है दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना ना लागू करने। वो हमेशा अपने दिल्ली के हेल्थ मॉडल का बड़ा बखान करते हैं। तो उस हेल्थ मॉडल की कुछ वास्तविकता, कुछ सच्चाई आपके समक्ष रखना चाहिए। सितंबर 2023 को दिल्ली का एक नागरिक जिसको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत थी, उसने दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार से आर्थिक मदद मांगी, लेकिन उसकी सुधार की नहीं। इसलिए वो दिल्ली हाईकोर्ट जाते थे। देश में डिजिटल अरेस्ट का ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। मंत्रालय ने इस कड़ी में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। यह कमेटी डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच करने वाली संबंधित एजेंसी या पुलिस की जांच की मॉनिटरिंग करेगी। डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ प्रधानमंत्री ने मन की बात में बोला था। स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी इस समिति के प्रमुख होंगे और समिति को अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों के अनुसार समिति की निगरानी गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा सचिव लगातार करते रहेंगे। गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र जिसे 14C के नाम से भी जाना जाता है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस से संपर्क कर उन्हें समिति के बारे में जानकारी दी है। देश भर में इस साल अब तक डिजिटल अरेस्ट के 6000 से अधिक केस दर्ज हो चुके हैं। एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है और धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए फिरौती की मांग की है। धमकी देने वाले ने मुंबई पुलिस को मैसेज भेजा है और बताया है मुंबई पुलिस ने कि मैसेज में लिखा था कि अगर 2 करोड़ रुपए नहीं मिले तो सलमान खान को मार दिया जाएगा। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि धमकी किसने दी है। मुंबई के बर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक्टर सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। काले हिरण शिकार मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से एक्टर को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। इसी साल सलमान खान के घर पर भी बदमाशों ने गोलियां चलाई थी। बिश्नोई गैंग ने कई बार धमकी दी कि एक्टर सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो एक्टर को गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला हैदराबाद का है, जहां हैदराबाद में 6 फ्लाइट्स को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि इंडिगो की 5 और एयर इंडिया की 1 फ्लाइट को धमकी मिलने का मामला सामने आया। उसी तरह इंदौर एयरपोर्ट के ऑफिशियल XIT पर भी मंगलवार को एक मैसेज में दिल्ली से इंदौर आ रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इस मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी को अलर्ट करने के बाद प्लेन की चेकिंग कराई गई। इसके बाद थाने में ID के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 4 महीने में 8वीं बार इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फ्लाइट है एयर इंडिया की AI 636 जो कि दिल्ली से इंदौर और मुंबई उड़ान भरती है। वो उसके बारे में एक थ्रेड आया था जिसमें कि X जो हैंडल है उसके सोशल मीडिया पर, जिसका जो एड्रेस था @AdamLanja 202, और उसमें ये लिखा गया था कि इसमें एक जो पाइप जो बॉम्ब लगा दिया गया है फ्लाइट में। चूँकि ये जो मैसेज आया था वो 5:07 पर आया था, जबकि फ़्लाइट हमारी 4:48 पर ही उड़ चुकी थी। तो इस संबंध में इनके द्वारा थाना एरोड्रम में रिपोर्ट की गई, जिसमें कि थाना एरोड्रम में BNS की धारा 351(4) के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है।
खंडवा जिले में पशुओं की गणना की तैयारी हो रही है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग जिले के 700 से ज्यादा गांव और 125 वार्डों में सर्वे करेगा। 11वीं पशु संगणना 2024 के तहत पशुओं की गणना की जाएगी, जिसके लिए 98 प्रगणक और 20 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। सर्वे के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर्वे में पशुओं की प्रजाति, उनके पालन में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी का भी सर्वे किया जाएगा। सरकार ने जो है 21वीं पशु संगणना का कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चलेगा। इसी संबंध में हमने आज ट्रेनिंग रखी थी। उसमें ट्रेनिंग में जो है 219 प्रजातियों के बारे में सर्वे किया जाएगा घर घर जाके। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 3000 परिवार पे एक प्रगणक को रखा है हमने, सर्वेयर को, और शहरी क्षेत्र में 4000 प्रगणकों को परिवार पे एक सर्वेयर को रखा है। इस प्रकार 120 सर्वे पूरे जिले में 711 गांवों में जाके घर घर जाके सर्वे करेंगे और पशुओं के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। यूपी के जौनपुर जिले में एक दिल जला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ जमीन विवाद को लेकर एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इसकी सूचना मिलते ही डीएम, एसपी समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। पुलिस ने हत्या आरोपी के पिता को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। यह पूरा मामला गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबरुद्दीनपुर गांव का है और आपको बता दें कि 40 साल से दोनों पक्षों के बीच का ये विवाद सिविल कोर्ट में चल रहा